चैप्टर 20। जब माननीय मोरिसन बेन्स मुलाकात की जगह के लिए निकले तब भी अंधेरा था। उन्होंने एक गाइड की मांग की। उन्होंने कहा कि उन्हें यकीन नहीं है कि वे वापस उस छोटे से मैदान में जा पाएंगे। वास्तव में सूरज उगने से पहले अंधेरे में अकेले यात्रा करने का विचार उनके साहस के लिए बहुत अधिक था और उन्हें किसी साथी की जरूरत थी। इसलिए एक अश्वेत व्यक्ति पैदल ही उनके आगे चल रहा था। उनके पीछे और ऊपर कोराक था, जिसे शिविर में शोर ने जगा दिया था। बेन्स के समाशोधन में लगाम कसने से पहले 9 बज चुके थे। मेरीम अभी तक नहीं आई थी। काला आदमी आराम करने के लिए लेट गया। बेन्स अपनी काठी में लेट गया। कोराक ने खुद को एक ऊंचे तने पर आराम से फैला लिया, जहां से वह बिना किसी की नजर में आए अपने नीचे वालों को देख सकता था। 1 घंटा बीत गया। बेन्स ने घबराहट के लक्षण दिखाए। कोराक ने पहले ही अनुमान लगा लिया था कि वह युवा अंग्रेज किसी और से मिलने आया है और न ही उसे उस दूसरे की पहचान के बारे में कोई संदेह था। हत्यारा पूरी तरह से संतुष्ट था कि वह जल्द ही फिर से उस फुर्तीली लड़की को देखने वाला था जिसने उसे मेरीम की इतनी जोरदार याद दिलाई थी। कुछ ही देर में कोराक के कानों में एक घोड़े के आने की आवाज आई। वह आ रही थी। वह लगभग समाशोधन के करीब पहुंच ही गई थी कि बेन्स को उसकी उपस्थिति का पता चल गया, और फिर जब उसने ऊपर देखा तो उसके घोड़े के सिर और कंधों पर पत्ते अलग हो गए और मेरीम घोड़े पर सवार होकर दिखाई देने लगी। बेन्स ने उससे मिलने के लिए तेजी से दौड़ लगाई। कोराक ने उसे खोजते हुए देखा, मानसिक रूप से उस चौड़ी चौड़ी टोपी को धिक्कारते हुए जो उसकी आंखों से उसकी विशेषताओं को छिपा रही थी। वह अब अंग्रेज के बराबर थी। कोराक ने देखा कि आदमी ने उसके दोनों हाथ पकड़े और उसे अपने सीने के करीब खींच लिया। उसने देखा कि आदमी का चेहरा उसी चौड़ी चौखट के नीचे एक पल के लिए छिपा हुआ था जिसने लड़की के चेहरे को छिपा रखा था। वह कल्पना कर सकता था कि उनके होंठ मिल रहे थे और दुख और मीठी यादों की एक टीस ने मिलकर एक पल के लिए उसकी आंखें बंद कर ली। वह नैच्छिक पेशीय क्रिया जिसके जरिए हम मन की आंखों से भयावह प्रतिबिंबों को बाहर निकालने का प्रयास करते हैं। जब उसने फिर से देखा तो वे अलग हो गए थे और गंभीरता से बातचीत कर रहे थे। कोराक देख सकता था कि वह आदमी कुछ आग्रह कर रहा था। ये भी स्पष्ट था कि लड़की खुद को रोक रही थी। उसके कई हाव भाव थे और जिस तरह से उसने अपना सिर ऊपर और दाईं ओर हिलाया, अपनी थोड़ी को झुकाया, उससे कोराक को मेरीम की और भी अधिक याद आई। और फिर बातचीत खत्म हो गई और आदमी ने लड़की को फिर से अपनी बाहों में ले लिया और उसे अलविदा चूमा। वो मुड़ी और उस जगह की ओर चली गई जहां से वह आई थी। आदमी अपने घोड़े पर बैठा उसे देख रहा था। जंगल के किनारे पर वो उसे अंतिम विदाई देने के लिए मुड़ी। आज रात, वह चिल्लाई, अपना सिर पीछे फेंकते हुए उसने उसे थोड़ी दूरी पर शब्द पुकारे जो उन्हें अलग करती थी, अपना सिर पीछे फेंकते हुए और ऊपर पेड़ पर हत्यारे की आंखों के सामने पहली बार अपना चेहरा दिखाते हुए। कोराक चौंक गया जैसे कि उसके दिल में तीर चुभ गया हो। वह कांप उठा और पत्ते की तरह हिल गया। उसने अपनी आंखें बंद कर ली, अपनी हथेलियों को उन पर दबाया और फिर उसने उन्हें फिर से खोला और देखा, लेकिन लड़की गायब थी। केवल जंगल के किनारे की लहराती हुई पत्तियां चिन्हित कर रही थीं कि वह कहाँ गायब हो गई थी। यह असंभव था, ये सच नहीं हो सकता था। और फिर भी उसने अपनी आंखों से अपनी मेरीम को देखा था, थोड़ी बड़ी, अधिक परिपक्व होने के कारण अधिक गोल आकार वाली और अन्य तरीकों से सूक्ष्म रूप से बदली हुई, पहले से कहीं अधिक सुंदर, फिर भी अभी भी उसकी छोटी मेरीम। हाँ, उसने मृतकों को फिर से जीवित देखा था। उसने अपनी मेरीम को शरीर में देखा था। वह जीवित थी, वह मरी नहीं थी। उसने उसे देखा था, उसने अपनी मेरीम को देखा था किसी दूसरे आदमी की बाहों में। और वह आदमी अब उसके नीचे आसान पहुंच के भीतर बैठ गया। कोराक द किलर अपने भारी भाले को सहला रहा था। वह अपनी जी स्ट्रिंग से लटकती घास की रस्सी से खेल रहा था। उसने अपनी कमर पर शिकार के चाकू को सहलाया और उसके नीचे बैठा आदमी अपने नींद में डूबे हुए गाइड को पुकारता है, लगाम को अपने टट्टू की गर्दन पर मोड़ता है और उत्तर की ओर चला जाता है। कोराक द किलर अभी भी पेड़ों के बीच अकेला बैठा हुआ है। अब उसके हाथ उसकी बगल में बेकार लटके हुए थे। उसके हथियार और उसका इरादा पल भर के लिए भूल गया था। कोराक सोच रहा था,
उसने मेरीम में उस सूक्ष्म परिवर्तन को देखा था। जब उसने उसे आखिरी बार देखा था तो वह उसकी छोटी, अर्धनग्न मंगानी थी, जंगली, बर्बर और असभ्य। तब वह उसे असभ्य नहीं लगी थी, लेकिन अब, उसके अंदर आए बदलाव को देखते हुए, वह जानता था कि वह ऐसी ही थी, फिर भी उससे ज्यादा असभ्य नहीं थी, और वह अभी भी असभ्य था। उसमें बदलाव आ चुका था। उसमें उसने अभी अभी परिष्कार और सभ्यता का एक मधुर और मनमोहक फूल देखा था, और वह कांप उठा जब उसे याद आया कि उसने खुद उसके लिए क्या योजना बनाई थी, जंगली जंगल में एक बंदर आदमी की जोड़ीदार बनना, उसकी जोड़ीदार बनना। तब उसे इसमें कोई बुराई नजर नहीं आई थी, क्योंकि वह उससे प्यार करता था, और उसने जो योजना बनाई थी वह जंगल का रास्ता था जिसे उन दोनों ने अपना घर चुना था। लेकिन अब, सभ्य पोशाक में मेरीम को देखने के बाद, उसे अपनी एक बार की पोषित योजना की भयावहता का एहसास हुआ, और उसने भगवान को धन्यवाद दिया कि संयोग और कोवडू के काले लोगों ने उसे विफल कर दिया। फिर भी वह उससे प्यार करता था, और ईर्ष्या उसकी आत्मा को जला देती थी जब वो उसे उस सुंदर युवा अंग्रेज की बाहों में देखता था। उसके प्रति उसके इरादे क्या थे? क्या वह वाकई उससे प्यार करता था? कोई उससे प्यार कैसे नहीं कर सकता? और वह उससे प्यार करती थी, इस बात का कोराक के पास पर्याप्त सबूत था। अगर वह उससे प्यार नहीं करती तो वह उसके चुंबन को स्वीकार नहीं करती। उसकी मेरीम किसी और से प्यार करती थी। लंबे समय तक उसने उस भयानक सच्चाई को अपने अंदर समाये रखा, और इससे उसने अपने भविष्य की कार्य योजना के बारे में तर्क करने की कोशिश की। उसके दिल में उस आदमी का पीछा करने और उसे मार डालने की बहुत इच्छा थी, लेकिन हर बार उसकी चेतना में यह विचार उठता था, वो उससे प्यार करती है। क्या वह उस प्राणी को मार सकता था जिसे मेरीम प्यार करती थी? दुख से उसने अपना सिर हिलाया। नहीं, वो नहीं कर सकता था। फिर उसने मेरीम का पीछा करने और उससे बात करने का आंशिक निर्णय लिया। वह आधा चौंका, और फिर अपनी नग्नता पर नजर डाली और शर्मिंदा हुआ। वह, एक ब्रिटिश सहकर्मी का बेटा, इस तरह अपना जीवन बर्बाद कर चुका था, इस तरह खुद को एक जानवर के स्तर तक गिरा चुका था कि उसे उस महिला के पास जाने और उसके चरणों में अपना प्यार अर्पित करने में शर्म आ रही थी जिससे वह प्यार करता था। उसे उस छोटी अरब नौकरानी के पास जाने में शर्म आ रही थी जो जंगल में उसकी सहेली थी, क्योंकि उसके पास उसे देने के लिए क्या था। कई सालों तक हालात ने उसे अपने पिता और माँ के पास लौटने से रोक रखा था, और आखिरकार गर्व ने उसके मन से लौटने के किसी भी इरादे के आखिरी निशान को मिटा दिया। बचपन के रोमांच की भावना में उसने जंगल के बंदर के साथ अपना भाग्य जोड़ लिया था। तटवर्ती सराय में बदमाश की हत्या ने उसके बचपन के मन को कानून के डर से भर दिया था, और उसे जंगल की और भी गहराई में धकेल दिया था। काले और गोरे दोनों तरह के लोगों के हाथों उसे जो अपमान मिला था, उसका असर उसके मन पर तब हुआ था जब वह अभी भी एक प्रारंभिक अवस्था में था और आसानी से प्रभावित हो जाता था। वो यह मानने लगा था कि मनुष्य का हाथ उसके विरुद्ध है, और तब उसे मेरीम में वह एकमात्र मानवीय संगति मिल गई थी जिसकी उसे आवश्यकता थी या जिसकी उसे लालसा थी। जब वह उससे छीन ली गई थी तो उसका दुख इतना गहरा था कि फिर कभी मनुष्यों के साथ घुलने मिलने का विचार और भी अधिक अरुचिकर हो गया था। अंततः और हमेशा के लिए, उसने सोचा, पासा पलट गया था। अपनी इच्छा से वह एक जानवर बन गया था, एक जानवर के रूप में वह जिया था, एक जानवर के रूप में वह मरेगा। अब जबकि बहुत देर हो चुकी थी, उसे इसका पछतावा हुआ। अब तक मरियम, जो अभी भी जीवित थी, उसके सामने प्रगति और उन्नति के वेश में प्रकट हुई थी जिसने उसे उसके जीवन से पूरी तरह से बाहर कर दिया था। मृत्यु भी उसे उससे और दूर नहीं कर सकती थी। अपनी नई दुनिया में वह अपनी ही तरह के आदमी से प्यार करती थी। और कोराक जानता था कि यह सही था। वो उसके लिए नहीं थी, नग्न, बर्बर बंदर के लिए नहीं। नहीं, वो उसके लिए नहीं थी, लेकिन वह अभी भी उसका था। अगर वो उसे और खुशी को नहीं पा सकता था, तो कम से कम वो उसे खुशी का आश्वासन देने के लिए अपनी शक्ति में सब कुछ करेगा। वो युवा अंग्रेज का पीछा करेगा। सबसे पहले तो वह जानता होगा कि उसका मरियम को कोई नुकसान पहुंचाने का इरादा नहीं था, और उसके बाद, हालांकि ईर्ष्या ने उसके दिल को तोड़ दिया, वह मरियम की खातिर उस आदमी की देखभाल करेगा जिसे वह प्यार करती है,
लेकिन भगवान उस आदमी की मदद करे अगर वह उसके साथ गलत करने की सोचे। धीरे धीरे उसने खुद को जगाया। वह सीधा खड़ा हुआ और अपने विशाल शरीर को फैलाया। उसकी भुजाओं की मांसपेशियां उसकी सांवली त्वचा के नीचे सरक रही थीं, जबकि उसने अपनी मुट्ठियों को अपने सिर के पीछे मोड़ लिया। नीचे जमीन पर हो रही हलचल ने उसकी नज़र को आकर्षित किया। एक मृग समाशोधन में प्रवेश कर रहा था। तुरंत कोराक को एहसास हुआ कि वह खाली था, फिर से वह एक जानवर था। एक पल के लिए प्यार ने उसे सम्मान और त्याग की महान ऊंचाइयों पर पहुंचा दिया था। मृग घास के मैदान को पार कर रहा था। कोराक पेड़ के दूसरी तरफ जमीन पर गिरा और इतना हल्का कि मृग के संवेदनशील कानों को भी उसकी उपस्थिति का पता नहीं चला। उसने अपनी घास की रस्सी खोली। यह उसके हथियार में सबसे नया जोड़ा गया था, फिर भी वह इसके साथ कुशल था। अक्सर वह अपने चाकू और रस्सी के अलावा कुछ भी नहीं लेकर यात्रा करता था। वे हल्के और ले जाने में आसान थे। उसका भाला और धनुष और तीर बोझिल थे और वह आमतौर पर उनमें से एक या सभी को एक निजी गुप्त स्थान में छिपा कर रखता था। अब उसने अपने दाहिने हाथ में लंबी रस्सी का एक कुंडल और बाएं हाथ में तराजू पकड़ रखा था। मृग उससे बस कुछ कदम की दूरी पर था। चुपचाप कोराक अपने छिपने के स्थान से छलांग लगाकर रस्सी को उलझी हुई झाड़ियों से मुक्त कर दिया। मृग लगभग तुरंत ही उछलकर दूर चला गया, लेकिन तुरंत ही कुंडलित रस्सी अपने फिसलने वाले फंदे के साथ उसके ऊपर हवा में उड़ गई। अचूक सटीकता के साथ यह प्राणी की गर्दन के चारों ओर टिक गई। फेंकने वाले की कलाई की एक तेज हरकत हुई, फंदा कस गया। हत्यारे ने रस्सी को अपने कूल्हे पर टिकाकर खुद को संभाला और जैसे ही मृग ने मुक्ति के लिए अंतिम उन्मत्त छलांग में गाते हुए धागे को खींचा, वह अपनी पीठ के बल पर गिर गया। फिर पश्चिमी मैदानों के रस्सी वाले की तरह गिरे हुए जानवर के पास जाने के बजाय कोराक ने अपने बंदी को अपने पास खींच लिया, उसे हाथों में हाथ डालकर खींच लिया और जब वह पहुंच के करीब पहुंच गया तो उसने शीता पैंथर की तरह उस पर छलांग लगा दी और जानवर की गर्दन में अपने दांत गड़ा दिए, जबकि उसने अपने शिकार के चाकू की नोक से उसका दिल ढूंढ लिया। अपनी रस्सी को पीछे खींचते हुए उसने अपने शिकार से कुछ बड़े टुकड़े काटे और फिर से पेड़ों पर चढ़ गया, जहां उसने शांति से खाना खाया। बाद में वह पास के एक पानी के गड्ढे की दिशा में झूल गया और फिर वह सो गया। बेशक उसके दिमाग में मेरीम और उस युवा अंग्रेज के बीच एक और मुलाकात का सुझाव था, जो लड़की के जाने से उसके मन में आया था। आज रात उसने मेरीम का पीछा नहीं किया था, क्योंकि वह जानता था कि वह जिस दिशा से आई थी और जिस दिशा में लौटी थी, वह जगह जहां भी उसे शरण मिली थी, वह मैदानों के पार थी और वह नहीं चाहता था कि लड़की उसे खोजे, इसलिए उसने उसके पीछे खुले में जाने की परवाह नहीं की। युवक के साथ संपर्क बनाए रखना भी अच्छा होगा और यही वह करना चाहता था। आपको या मुझे माननीय मोरिसन को जंगल में इतनी बड़ी शुरुआत करने की अनुमति देने के बाद भी उसे ढूंढ पाना बहुत मुश्किल लग सकता था, लेकिन कोराक के लिए यह बिल्कुल भी ऐसा नहीं था। उसने अनुमान लगाया कि श्वेत व्यक्ति अपने शिविर में वापस लौट आएगा, लेकिन अगर वह अन्यथा करता तो हत्यारे के लिए एक घुड़सवार व्यक्ति का पीछा करना एक आसान काम होता, जिसके साथ एक अन्य पैदल व्यक्ति भी होता। कई दिन बीत सकते थे और फिर भी ऐसा कोई निशान कोराक को बिना किसी हिचकिचाहट के उसके अंत तक ले जाने के लिए पर्याप्त रूप से स्पष्ट होता, जबकि कुछ ही घंटों में यह उसके लिए इतना स्पष्ट हो जाता था मानो कि उसे बनाने वाले अभी भी स्पष्ट रूप से दिखाई दे रहे हों। और ऐसा हुआ कि माननीय मोरिसन बेंस के कैंप में प्रवेश करने के कुछ ही मिनट बाद हैंसन ने उनका स्वागत किया। कोराक चुपचाप पास के एक पेड़ पर जा बैठा। वह देर दोपहर तक वहीं लेटा रहा और फिर भी युवा अंग्रेज ने कैंप छोड़ने का कोई कदम नहीं उठाया। कोराक को आश्चर्य हुआ कि क्या मेरीम वहां आ रही है। थोड़ी देर बाद हैंसन और उसका एक अश्वेत लड़का कैंप से बाहर निकल गया। कोराक ने केवल इस तथ्य पर ध्यान दिया। उसे इस बात में कोई विशेष रुचि नहीं थी कि युवा अंग्रेज के अलावा कंपनी का कोई अन्य सदस्य क्या करता है। अंधेरा छा गया और फिर भी युवक वहीं रहा। उसने शाम का खाना खाया, उसके बाद कई सिगरेटें पी। अब वह अपने तंबू के आगे पीछे घूमने लगा। उसने अपने लड़के को आग जलाने में व्यस्त रखा। एक शेर खांसने लगा और वह अपने तंबू में चला गया और एक एक्सप्रेस राइफल लेकर फिर से प्रकट हुआ।
उसने फिर से लड़के को आग पर और झाड़ फेंकने के लिए कहा। कोराक ने देखा कि वह घबराया हुआ और डरा हुआ था और उसके होंठ तिरस्कार के भाव से मुड़े हुए थे। क्या ये वही प्राणी था जिसने उसकी मरियम के दिल में उसकी जगह ले ली थी? क्या यह एक आदमी था जो नुमा के खांसने पर कांप उठता था? ऐसा आदमी मरियम को जंगल के अनगिनत खतरों से कैसे बचा सकता था? लेकिन उसे ऐसा करने की जरूरत नहीं होगी। वे यूरोपीय सभ्यता की सुरक्षा में रहेंगे, जहां उनकी रक्षा के लिए वर्दीधारी लोगों को काम पर रखा जाता है। एक वीर यूरोपीय को अपनी साथी की रक्षा करने की क्या जरूरत थी? कोराक के होंठों पर फिर से व्यंग्यात्मक मुस्कान आ गई। हेंसन और उसका लड़का सीधे समाशोधन स्थल पर पहुंच गए थे। जब वे पहुंचे तो पहले से ही अंधेरा था। लड़के को वहीं छोड़कर हेंसन घोड़े को आगे बढ़ाते हुए मैदान के किनारे पहुंच गया। वहां वह प्रतीक्षा करने लगा। 9 बजने वाले थे, तभी उसने देखा कि एक अकेला व्यक्ति बंगले की दिशा से उसकी ओर सरपट दौड़ रहा है। कुछ क्षण बाद मेरीन ने अपने घोड़े को उसके बगल में खींच लिया। वह घबराई हुई और लाल हो गई थी। जब उसने हेंसन को पहचाना तो वह चौंककर पीछे हट गई। मिस्टर बेंस का घोड़ा उस पर गिर गया और उसके टखने में मोच आ गई। हेंसन ने जल्दी से समझाया। वह ठीक से नहीं आ सकता था, इसलिए उसने मुझे आपसे मिलने और आपको शिविर में लाने के लिए भेजा। लड़की अंधेरे में वक्ता के चेहरे पर चमकते विजयी भाव को नहीं देख सकी। हमें जल्दी करना होगा, हेंसन ने आगे कहा, क्योंकि अगर हम नहीं चाहते कि कोई हमें पकड़ ले तो हमें बहुत तेजी से आगे बढ़ना होगा। क्या वह बुरी तरह से घायल है? मेरीन ने पूछा। सिर्फ थोड़ी मोच है, हेंसन ने जवाब दिया। वह ठीक से सवारी कर सकता है, लेकिन हम दोनों ने सोचा कि उसे आज रात आराम करना चाहिए, क्योंकि अगले कुछ हफ्तों में उसे खूब सवारी करनी है। हाँ, लड़की ने सहमति जताई। हेंसन ने अपनी टट्टू को घुमाया और मेरीम उसके पीछे चली गई। वे जंगल के किनारे उत्तर की ओर 1 मील तक चले और फिर सीधे पश्चिम की ओर मुड़ गए। पीछे चल रही मेरीम ने दिशाओं पर कम ध्यान दिया। उसे ठीक से पता नहीं था कि हेंसन का शिविर कहाँ है और इसलिए उसे यह अंदाजा नहीं था कि वह उसे उस ओर नहीं ले जा रहा है। पूरी रात वे पश्चिम की ओर सीधे चले। जब सुबह हुई तो हेंसन ने नाश्ते के लिए एक छोटा सा ठहराव दिया, जिसे उसने अपने शिविर से निकलने से पहले अच्छी तरह से भरे हुए काठी बैग में रखा था। फिर वे फिर से आगे बढ़े और वे दूसरी बार नहीं रुके जब तक कि दिन की गर्मी में वह रुका और लड़की को उतरने का इशारा नहीं किया। उन्होंने कहा, हम कुछ समय के लिए यहाँ सोएंगे और टट्टुओं को चरने देंगे। मेरीन ने कहा, मुझे नहीं पता था कि शिविर इतनी दूर है। मैंने आदेश दिया था कि वे दिन निकलते ही आगे बढ़ जाएं, व्यापारी ने समझाया, ताकि हम अच्छी शुरुआत कर सकें। मुझे पता था कि तुम और मैं आसानी से लदे हुए सफारी को पकड़ सकते हैं। हो सकता है कि हम कल तक उन तक न पहुंच पाएं। लेकिन हालांकि उन्होंने रात के कुछ हिस्से और अगले दिन तक यात्रा की, लेकिन सफारी का कोई संकेत उनके आगे नहीं दिखा। जंगल शिल्प में निपुण मेरीन जानती थी कि कई दिनों से उनके आगे कोई नहीं गुजरा था। कभी कभी उसे कई आदमियों के पुराने निशान, बहुत पुराने निशान के संकेत दिखाई देते थे। ज्यादातर समय वे हाथियों के रास्तों और पाक जैसे पेड़ों के बीच से इस अच्छी तरह से चिन्हित पगडंडी पर चलते रहे। ये तेज यात्रा के लिए एक आदर्श रास्ता था। मेरीन को आखिरकार शक हो गया। धीरे धीरे उसके बगल में बैठे आदमी का रवैया बदलने लगा था। वह अक्सर उसे अपनी आंखों से घूरती रहती थी। धीरे धीरे उसे पहले से ही परिचित होने का एहसास होने लगा। कहीं न कहीं, कभी न कभी वह इस आदमी को जानती थी। ये स्पष्ट था कि उसने कई दिनों से दाढ़ी नहीं बनाई थी। उसकी गर्दन, गाल और थोड़ी पर सुनहरे बाल उगने लगे थे और इसके साथ ही लड़की को ये भरोसा भी होने लगा था कि वह कोई अजनबी नहीं है। लेकिन दूसरे दिन ही मेरीन ने विद्रोह कर दिया। उसने आखिरकार अपना टट्टू अंदर खींच लिया और अपनी शंकाएं व्यक्त की। हेंसन ने उसे आश्वासन दिया कि शिविर कुछ मील आगे है। उन्होंने कहा, हमें कल उनसे आगे निकल जाना चाहिए था। वे मेरी अपेक्षा से कहीं अधिक तेजी से आगे बढ़े होंगे। मेरीन ने कहा, वे यहाँ कभी नहीं आए। जिस निशान का हम पीछा कर रहे हैं, वह कई सप्ताह पुराना है। हेंसन हंसे।
ओह, यही है न? वह चिल्लाया। तुमने पहले ऐसा क्यों नहीं कहा? मैं आसानी से समझा सकता था। हम एक ही रास्ते से नहीं आ रहे हैं, लेकिन हम आज किसी समय उनका पीछा करेंगे, भले ही हम उनसे आगे न निकल पाएं। अब आखिरकार मीरीम को पता चल गया कि वो आदमी उससे झूठ बोल रहा था। वो कितना मूर्ख होगा जो ये सोचेगा कि कोई भी इस तरह के हास्यास्पद स्पष्टीकरण पर विश्वास कर सकता है। कौन इतना मूर्ख होगा कि यह मान ले कि वे किसी दूसरे दल से आगे निकलने की उम्मीद कर सकते हैं, और उसने निश्चित रूप से उसे आश्वासन दिया था कि वो कुछ ही समय में ऐसा करने की उम्मीद कर रहा है, जबकि उस दल का मार्ग अभी कई मील तक उनके मार्ग से नहीं मिलने वाला था। फिर भी उसने अपनी सलाह पर कायम रहते हुए पहले अवसर पर भागने की योजना बनाई, जब उसे अपने अपहरणकर्ता के बारे में पर्याप्त जानकारी मिल सके, जैसा कि वह अब उसे समझ रही थी, ताकि उसे उससे दूर रहने का कुछ आश्वासन मिल सके। जब भी वह बिना देखे उसके चेहरे पर नजर रख सकती थी, वह लगातार उसका चेहरा देखती रहती थी। उसके जाने पहचाने चेहरे मोहरे उसे लगातार चकरा रहे थे। वो उसे कहाँ जानती थी? बवाना के खेत के पास उसे देखने से पहले वे किन परिस्थितियों में मिले थे? उसने अपने मन में उन सभी गोरे लोगों को याद किया जिन्हें वह जानती थी। कुछ ऐसे भी थे जो जंगल में उसके पिता के घर आए थे। ये सच है कि कुछ ही थे, लेकिन कुछ थे। अब उसे पता चल गया। उसने उसे वहां देखा था। वो लगभग उसकी पहचान को समझ गई थी और फिर एक पल में वह फिर से उसके हाथ से फिसल गई। दोपहर का समय था जब वे अचानक जंगल से निकलकर एक चौड़ी और शांत नदी के किनारे पहुंचे। दूसरी तरफ विपरीत किनारे पर मीरीम ने एक शिविर का वर्णन किया जो एक ऊंचे कांटेदार जंगल से घिरा हुआ था। आखिरकार हम यहाँ आ ही गए, हैंसन ने कहा। उसने अपनी रिवॉल्वर निकाली और हवा में गोली चला दी। तुरंत ही नदी के उस पार के शिविर में हलचल मच गई। काले लोग नदी के किनारे भागे। हैंसन ने उनका अभिवादन किया, लेकिन माननीय मोरिसन बेंस का कोई पता नहीं था। अपने मालिक के निर्देशानुसार अश्वेतों ने एक डोंगी पर सवार होकर नाव को पार किया। हैंसन ने मीरीम को छोटी नाव में बिठाया और खुद भी नाव में चढ़ गया। दो लड़कों को घोड़ों की देखभाल के लिए छोड़ दिया। नाव को वापस लौटना था और नदी के किनारे शिविर तक तैरना था। शिविर में एक बार मीरीम ने बेंस के बारे में पूछा। शिविर को देखकर कुछ समय के लिए उसका डर दूर हो गया था, जिसे वह कमोबेश एक मिथक मानती थी। हैंसन ने उस एकमात्र तंबू की ओर इशारा किया जो बाड़े के बीच में खड़ा था। वहाँ, उसने कहा और उसके आगे आगे चला गया। प्रवेश द्वार पर उसने फ्लैप को एक तरफ रखा और उसे अंदर आने का इशारा किया। मीरीम अंदर गई और इधर उधर देखने लगी। तंबू खाली था। वह हैंसन की ओर मुड़ी। उसके चेहरे पर एक बड़ी मुस्कान थी। मिस्टर बेंस कहाँ हैं? उसने पूछा। वो यहाँ नहीं है, हैंसन ने उत्तर दिया। कम से कम मैं उसे नहीं देख सकता, है न? लेकिन मैं यहाँ हूँ, और मैं उस चीज़ से कहीं बेहतर इंसान हूँ। अब तुम्हें उसकी ज़रूरत नहीं है, तुम मुझे पा चुकी हो। और वह जोर से हंसा और उसके पास पहुंचा। मीरीम ने खुद को छुड़ाने के लिए संघर्ष किया। हैंसन ने अपनी शक्तिशाली पकड़ में उसके हाथों और शरीर को घेर लिया और उसे धीरे धीरे पीछे की ओर तंबू के दूर छोर पर कंबलों के ढेर की ओर ले गया। उसका चेहरा उसके चेहरे के करीब झुका हुआ था। उसकी आंखें गर्मी, जुनून और इच्छा की दो झिल्लियों तक सीमित थीं। मीरीम उसके चेहरे को पूरी तरह से देख रही थी क्योंकि वह आज़ादी के लिए संघर्ष कर रही थी। तभी उसे अचानक एक ऐसे ही दृश्य की याद आई जिसमें वह भागीदार थी और उसके साथ ही उसके हमलावर की पूरी पहचान भी हुई। वह स्वीडिश मालवेहन था जिसने उस पर एक बार पहले भी हमला किया था, जिसने अपने साथी को गोली मारी थी जो उसे बचा सकता था और जिससे उसे बवाना ने बचाया था। उसके चिकने चेहरे ने उसे धोखा दिया था, लेकिन अब बढ़ती दाढ़ी और परिस्थितियों की समानता के कारण उसे पहचानना तेज और सुनिश्चित हो गया। लेकिन आज उसे बचाने के लिए कोई बवाना नहीं होगा।